Hello, aspirants. We have already discussed the anthropology optional examination of 2022 of Jammu Kashmir PCS, and basically in this video we are going to discuss the paper second of 2021 Jammu Kashmir PCS examination. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से. पुरुषार्थ. अब सी, इस वीडियो के अंदर या फिर इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने हर एक सवाल को पकड़ा है और उसका जो स्कोप होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया है. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट विद द 10 मार्कर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस, और उसके अंदर हमें कोई भी एक चीज़ पूछी जाती है. पुरुषार्थ पूछ लिया गया, डोमिनेंट कास्ट पूछ लिया गया, बुर्जोम के बारे में पूछ लिया गया, वेस्टर्नाइजेशन पूछ लिया गया. इट मीन्स कि हमने उस एक चीज़ को, उस एक टर्म को बड़े होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जो है वो स्टडी करना है. हेयर इन पुरुषार्थ वी विल राइट द डेफिनेशन. पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष अर्थ, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस दुनिया के ऊपर आने का, दैट इज पुरुषार्थ. ठीक है. इंडियन सोशल सिस्टम के अंदर तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है. फिर उसके बाद जो है वो पुरुषार्थ का सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ के अंदर. ठीक है. फिर उसके बाद पुरुषार्थ जो है वो कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ कितने हैं. फिर उसके बाद जो है वो आज की सोसाइटी में इसके मॉरल ऑब्लिगेशंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, दैट यू विल डिस्कस. ठीक है जी. अगर पर्सपेक्टिव्स वगैरह एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से डिस्कस करनी हुए, इट इज़ योर ओन विश, अगर आप डिस्कस करना चाहते हो. देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी. अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि बच्चों ने मेनलैंड इंडियन सोसाइटी के बारे में सब कुछ लिख दिया है कि इंडियन मॉरल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन किसी ने इंडियन ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था. सो मेनलैंड और ट्राइबल दोनों को अलग अलग करके प्रॉपरली लिखना है इसमें. देन द नेक्स्ट वन इज द डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट, अगेन यू विल राइट द डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद किस तरह से डोमिनेंट कास्ट जो है वो बनती है. ठीक है. डोमिनेंट कास्ट के पास एजुकेशन आ जाती है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उनके जो लैंड है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल जो उनका क्लस्टर है वो बढ़ जाता है, पॉलिटिकली डोमिनेंट हो जाती है. ठीक है. वो सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है A to Z. फिर उसके बाद आपको जो अल्टरनेटिव व्यूज़ हैं या फिर इसके जो है वो क्रिटिसिज्म्स हैं वो भी प्रॉपरली एड्रेस करने हैं. योगेंद्र सिंह का क्या क्रिटिसिज्म रहा है, सिन्हा का क्या क्रिटिसिज्म रहा है, क्या अल्टरनेटिव व्यूज़ इसके देखे जाते हैं, डोमिनेंट फैक्शंस क्या होते हैं, डोमिनेंट फैमिलीज़ क्या होती हैं इसमें. ठीक है. वो सारी चीज़ें लिखनी है और उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के ऊपर, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. देन उसके बाद बुर्जोम. बुर्जोम इट्स अ न्यूलिथिक साइट सॉरी नियर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. सो बुर्जोम जो है उसको आपने डिस्कस करना है. बेसिकली द पिट ड्वेलर्स दे वर फाउंड हेयर. जो पॉटरी है वो भी यहाँ पे मिलती थी एंड इट वाज अ ट्रांजिशन कल्चर. मेगालिथ्स भी यहाँ पे मिले हैं और ट्रांजिशन था बिटवीन दी हंटिंग गैदरिंग एंड दी एग्रीकल्चरस कम्युनिटी. ठीक है. तो एग्रीकल्चर भी किया जाता था, सब्सिस्टेंस सिंपल टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर था यहाँ पे, और उसी के साथ साथ जो है वो हंटिंग गैदरिंग भी होती थी. ठीक है. सो इस तरह से बुर्जोम को प्रॉपरली इसका पहले जोग्राफिकल एरिया बताना है, बुर्जोम का क्या है. फिर उसके बाद कौन से आपको अवशेष मिले हैं, पॉटरी कौन सी मिली है, टूल्स कौन से मिले हैं, पिट ड्वेलर्स मिले हैं, पिट्स मिली हैं, वो सारी चीज़ें लिख के फिर उसके बाद इसका एनालिसिस लिखना है. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप कोई भी आंसर आपको डिस्कस करना है, कुछ भी लिखना है आपको, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. फिर उसके बाद बात आती है वेस्टर्नाइजेशन की. द वेस्टर्नाइजेशन द कंसेप्ट इटसेल्फ इट वाज गिवन बाय एम एन श्रीनिवास. डोमिनेंट कास्ट भी उन्हीं का है. ठीक है. वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट क्या है वो आपको प्रॉपरली लिखना है. दैट जब इंडियन सोशल कास्ट्स या फिर जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसके हम एज अ सोसाइटी जब हम जो है वो
वेस्टर्न सोसाइटी को या फिर वेस्टर्न कल्चरल ट्रेड्स को मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं, देन इट इज़ नोन एज दी वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या क्या इसको किस पर्सपेक्टिव से इसको क्रिटिसाइज किया है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से लिखनी है। ठीक है, योगेंद्र सिंह का क्रिटिसिज्म आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद इवन जो प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह का क्रिटिसिज्म है वो भी आपको प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, अच्छे से आप जो है वो क्रिटिसिज्म लिखेंगे, तभी इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और क्रिटिसिज्म वेस्टर्नाइजेशन का एज अ फिनोमिना नहीं लिखना है। बच्चे ये गलती करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से औरतों के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा नहीं करना है। क्रिटिसिज्म जो है वो थ्योरेटिकल अप्रोच का, मेथोडोलॉजी का लिखा जाता है। भैया, यू आर नॉट राइटिंग द जनरल स्टडीज पेपर, इस चीज़ को समझो। एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है, डिसिप्लिन का पेपर है ये। यहाँ पे मेथोडोलॉजी का क्रिटिसिज्म करोगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के क्रिटिसिज्म्स किए जाएंगे। वेस्टर्नाइजेशन में भी ऐसा है, डोमिनेंट कास्ट के अंदर भी किसी ने ऐसा नहीं लिखना है कि डोमिनेंट कास्ट की वजह से जो है वो वायलेंस बढ़ गया, नहीं, ऐसा मतलब इसका नहीं है। डोमिनेंट कास्ट एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। इंडिया के अंदर सोशल चेंज किस तरह से हुआ है, किस तरह से सोशल चेंज चल रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उस चीज़ को समझने के। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आपने लिखना है। ठीक है, यू शुड नॉट राइट अबाउट दैट फिनोमिना डिस्कस करेंगे हम जनरल स्टडीज पेपर में, यहाँ पे डिस्कस नहीं होते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिस्कस। ओके, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटस ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो, रिलीजियस माइनॉरिटीज अलग अलग हैं इंडिया के अंदर। आप सिख रिलीजियस माइनॉरिटी को लिखोगे, मुस्लिम्स को लिखोगे, जैन, पारसी, इन सबको लिख के, बुद्धिस्ट सबको लिख के, फिर उसके बाद क्या इफेक्टिवनेस जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की रही है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझो। 2021 के अंदर पूरा जो है वो एक बहुत होलिस्टिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2022 के अंदर जो पारसीज के लिए क्या काम किया जा रहा है, इंडियन सरकार क्या काम कर रही है, उसको पूछ लिया उन्होंने। तो नेवर मिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर क्या क्या इफेक्टिवनेस रही है वो आपको लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिजर्वेशन। ओके, जियो पारसीज के अंदर जियो पारसी स्कीम को लिखना है। बुद्धिस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो टूरिज्म वगैरह को इन्हांस करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ को लिख के आपको चीज़ों को समझाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, देन इसीलिए ये 20 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली एग्जामिनर नोज और एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स ऑल्सो कि आप इसके अंदर जो है वो एक लेंथी कंटेंट लिखेंगे। देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट फ्रेमवर्क। कई बच्चे इसको इकोलॉजिस्ट फ्रेमवर्क लिख रहे होते हैं, गलत बात है ये। इट्स अ स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट फ्रेमवर्क, जो कि बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से इकोलॉजी, किस तरह से मैन और किस तरह से जो कल्चरल मैन के रूल्स हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और प्रॉपरली इस चीज़ को जो है वो बताना है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ ही इसका रिलेशन क्या है, तो आप मलेर का एग्जाम्पल लोगे और मलेर का एग्जाम्पल लेके आप समझाओगे कि आपके पास जो है वो रूल्स इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको किसी तरह का खतरा ना पहुंचे। अब देखो, ये सवाल जम्मू कश्मीर PCS 2021 में ये पूछा गया। उसके बाद इस साल वाला UPSC का पेपर उठा लेना। पहला क्वेश्चन UPSC के पेपर में 10 मार्कर में ये पूछा गया, इन्वायरमेंटल लॉज एंड द ट्रेडिशनल लॉज एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन UPSC में पूछ लिया। ठीक है, सो इस तरह से सवाल को लिखना है। देन उसके बाद डिस्कस द मीडिया एंड द सोशल चेंज इन इंडियन कंटेक्स्ट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द डिजिटल मीडिया। ठीक है, डिजिटल मीडिया के ऊपर आजकल हम कैंपेन्स जो है वो कैंपेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो कैंपेन था ये डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा किया गया, और इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो हमें हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो आपको लिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप डिस्कस करेंगे।
द फ्रेमवर्क इट मे बी डिस्कस्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ श्रीनिवास के परस्पेक्टिव से आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको जो है वो एस जोधका के परस्पेक्टिव से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो कि डिजिटल मीडिया का सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटल वैल्यूज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको आपने लिखना है, आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। फिर उसके बाद एक दो केस स्टडीज़ जो है वो लिख के डिजिटल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो आप जो है वो लिख सकते हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आजकल जो इलेक्टोरल कैंपेन्स हैं, जो वोट पॉलिटिक्स है, वो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर हो गई है, उन चीज़ों को भी जो है वो आप लिख सकते हो। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन दी सुरजीत सिन्हा एंड F.G. बेलीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम। ठीक है, सुरजीत सिन्हा का काम जो है वो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के ऊपर है, उनका काम जो है वो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद F.G. बेली का उड़िया कास्ट के ऊपर काम है। ठीक है, तो इन दोनों के कामों को अच्छे तरीके से लिखते हुए उसका क्रिटिसिज्म करना है आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिटिकली एग्जामिन, उनका क्रिटिसिज्म करना है आपने। ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स या फिर इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें रह गई थी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फाइलोजेनिक स्टेटस ऑफ द नर्मदा मैन। नर्मदा मैन को हम पिछले सवाल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो बिकॉज इट वॉज अगेन रिपीटेड इन 2022। ठीक है, डिस्कस दी सेलिएंट फीचर्स एंड फाइलोजेनिक स्टेटस ऑफ नर्मदा मैन। एंड आप इसी अंतरोशाला के ऊपर आप नर्मदा मैन को जो है वो एक बार सर्च करना। मैंने सांख्या की स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फिजिकल फीचर्स और अंडमान आइलैंडर्स के साथ इसके क्या कनेक्शंस हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो वही सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइलोजेनिक स्टेटस जो है वो नर्मदा मैन का लिखना है। बाकी व्हेन वी विल रिलीज दी साइनॉप्सिस, उसके अंदर जो है इन चीज़ों को डिस्कस अच्छे तरीके से कर लिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है क्रिटिकली एग्जामिन BS गुहाज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो BS गुहा की जो क्लासिफिकेशन है उसका क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिकली एग्जामिन, और किस तरह से डॉक्टर सरकार ने इसका क्रिटिसिज्म किया है, मजूमदार का क्रिटिसिज्म आता है BS गुहा का, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है क्रिटिकली और एग्जामिन हाउ दी प्रोटो हिस्टोरिक फाइंडिंग्स फ्रॉम इंडिया इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग फेसेट्स को आपको यहाँ पे लिखना है। टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, ट्रेड का सिस्टम कैसा था, लिंग्विस्टिक सिस्टम कैसा था, या फिर स्क्रिप्ट का सिस्टम कैसा था, उसके बाद रिलीजियस सिस्टम कैसा था, सोसाइटल सिस्टम कैसा था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी या नहीं थी, विलेज लाइफ थी, सिटी लाइफ थी, कैसी लाइफ थी, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और उसी के साथ साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि सनरौली की कंट्रीब्यूशन, सनरौली की एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो काफ़ी सारी डिबेट्स हैं इसके अंदर। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ DN मजूमदार इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन कास्ट एंड ट्राइब। ठीक है, अब जो मजूमदार की क्लासिफिकेशन है इंडियन कास्ट एंड ट्राइब की, और किस तरह से जो कास्ट एंड ट्राइब कंटिन्यूम है वो चलता है, वो आपको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना था। DN मजूमदार ने अपनी डेफिनेशंस या फिर अपना जो डेफिनेशन फ्रेमवर्क है वो दिया है। ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना था। ठीक है, अगेन आप जो है साइनॉप्सिस देख लीजिएगा, साइनॉप्सिस के अंदर मैं उसकी एक एक डिटेल जो है वो डालूंगा, क्या क्या चीज़ें मजूमदार ने स्टडी की थी, किस तरह से उन्होंने समझाया था चीज़ों को। देन उसके बाद डिस्क्राइब द एथनो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो पॉटरी के अंदर क्या था, बांस, जो पीतल के बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, उनके अंदर क्या था, एंड उसके बाद आर्ट्स के अंदर क्या था, ये तीन चीज़ों को जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एथनो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है सेक्शन B की, खाका कमेटी। तो अगेन खाका कमेटी रिपोर्ट की जो समरी में फाइंडिंग्स हैं वो आपको लिखनी है। खाका कमेटी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली ट्राइबल की कंडीशन कैसी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इवॉल्व हुआ है, एंड इवेंचुअली वो समझाती है कि क्या क्या जो है वो ट्राइबल्स के प्रति हमें एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ द क्रक्स
ऑफ द खाका कमेटी रिपोर्ट, और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं और उसके जो सजेशंस हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन उसके बाद जो है द सेंटिनलीज। अब इस सवाल के अंदर सेंटिनलीज के अंदर सबसे पहले आपको जोग्राफिकल पोजीशन लिखनी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको बताना है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। टोटली आइसोलेटेड ट्राइब है, बार दे आर गिवन दी स्टेटस ऑफ पीवीटीजीज, बट उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है एंड बेसिकली अवर्स हैं किसी भी कॉन्टेक्ट के। तो उसके बाद जो है वो आपको बताना है दैट व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर देम। देन उसके बाद बात आती है निग्रिटो प्रॉब्लम की। द निग्रिटो प्रॉब्लम, अब निग्रिटो प्रॉब्लम कई बच्चे जो है वो कुछ गुजरात की एक आध ट्राइब का एग्जांपल लेके जो है वो बताते हैं कि निग्रिटो एलिमेंट जो है वो इंडियन पॉपुलेशन। निग्रिटो प्रॉब्लम इज कि जो इंडियन पॉपुलेशन का उत्थान हुआ है, यानी कि जो सबसे पहले माइग्रेशन इंडियन पॉपुलेशन के अंदर हुए थे, उनके अंदर निग्रिटो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे या नहीं थे। जो इंडिया के रेशियल कम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर निग्रिटो एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो गुहा जो है वो कहते हैं दैट इट इज़ इन दी साउथ इंडियन ट्राइबल्स। बाकी हैं जो साउथ इंडियन ट्राइबल्स हैं, कुछ कडर्स वगैरह हो गए, उनके अंदर जो है वो आपके पास एक निग्रिटो एलिमेंट प्रेजेंट है। बट अंडमान के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर जो है निग्रिटो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। वो एंड ऑन दी अदर हैंड जो सरकार की एम्प्लॉयमेंट है, सरकार का जो इनको डिफाइन करने का, क्लासिफाई करने का तरीका है, वो अंडमान आइलैंडर्स के अंदर जो है निग्रिटो एलिमेंट को मानते हैं। और उनका मानना है कि जो सबसे पहले इंडिया के अंदर लोग आए वो निग्रिटोज थे, ठीक है। वो निग्रिटो कल्चरल कम्प्लेक्स वाले लोग थे। सिमिलरली मजूमदार जो है वो कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स को लेके आते हैं, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को लेके आते हैं, एंड उनका भी जो है वो सिमिलर लाइंस के ऊपर जो है वो मानना है। सो दिस इज द निग्रिटो प्रॉब्लम इन इंडिया, निग्रिटो डिबेट इन इंडिया, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन उसके बाद ये इंटरव्यूज के अंदर भी हॉट क्वेश्चन है। देन उसके बाद डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड द सेमी नोमैडिक टाइप्स। आपको यहाँ पे बताना है हर एक के बारे में, डिनोटिफाइड ट्राइबल्स कौन से हैं, नोमैडिक ट्राइबल्स कौन से होते हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइबल्स कौन से, एग्जाम्पल दे के समझाना है, और उनके जो अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको बताना है इसमें। देन उसके बाद पीसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। पीसा कहाँ कहाँ पे लागू होता है, कैसे कैसे लागू किया जाता है, और क्या क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन हैं, वो तीनों चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, बताओगे, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कस हाउ दी फॉरेस्ट ट्राइब रिलेशनशिप हैव ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। पहले जो है वो ट्राइबल जो रिलेशंस हैं वो फॉरेस्ट एक्ट के सहारे बने, जो कि 1950s के अंदर, और उसके बाद 1980s के अंदर जो है वो फॉरेस्ट एक्ट्स, फॉरेस्ट पॉलिसीज आई हैं, जिसके अंदर बेसिकली ट्राइबल्स को जो है वो बाहर ही निकाला गया है। ट्राइबल्स के प्रति जो है वो हमने कंजर्वेशन को ज़्यादा अहमियत दी और ट्राइबल्स को जो है वो कम अहमियत देना स्टार्ट किया। 1985 के बाद हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा अपना ध्यान देना शुरू किया। फिर उसके बाद इवेंचुअली आफ्टर 2006 देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज, जिसके अंदर जो है वो हमने रिकॉग्नाइज किया है द फॉरेस्ट ट्राइबल रिलेशनशिप्स, एंड आफ्टर दैट चेंज जो किया हमने जो है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर एक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट चेंज बेसिकली सरकार जो है वो इसी दिशा के अंदर जो है वो आगे बढ़ रही है। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद क्रिटिकली दोनों, पहले ख़राब कैसे हुआ फिर अच्छा कैसे हो रहा है, दोनों चीज़ें। क्रिटिकली एग्जामिन एन के बोस आइडिया ऑन द हिंदू मेथड ऑफ द ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन। अब देखो दिस क्वेश्चन एज इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, एन के बोस का मेथड बताओ मुझे। तो एन के बोस का जो हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन है वो 7 स्टेजेस की बात करता है, ठीक है। वो जो है वो बेसिकली पहले तो उन्होंने एथनोग्राफिकल अप्रोच अपनाई, सेंट्रल इंडियन ट्राइबल्स को जो है वो उन्होंने स्टडी किया, कोंड वगैरह को, कुछ ट्राइबल्स को स्टडी किया और देखा कि कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं,
अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि बिल्कुल वैसी ही वर्शिपिंग करते हैं जैसे हिंदूज कर रहे हैं, लेकिन वो वर्शिप क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को वो समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको कोई हिस्ट्री के बारे में नहीं पता कि उनका कब कल्चरल कॉन्टेक्ट हुआ, कैसा हुआ, वो अपने देवी देवता समझ के जो है वो उनकी वर्शिपिंग कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही सिमिलर देवी देवता जो है वो हिंदू धर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। सो इवेंचुअली एन के बोस जो है वो इस चीज़ का उत्तर ढूंढने के लिए सांस्कृतिक टेक्स्ट जो हैं, जो इंडोलॉजिस्ट किताबें हैं, जो या फिर जो गुहा जैसे कुछ इंडोलॉजिस्ट थे, उनको वो विजिट करते हैं या फिर उनके साथ जो है वो बात करते हैं। एंड इवेंचुअली उन्होंने 7 स्टेजेस जो है वो बनाई हैं कि कैसे आर्यन के आने के बाद, या फिर जो हम आर्यन इन्वेजन की बात कर देते हैं या फिर आर्यंस के आगमन की बात कर देते हैं, उनके आने के बाद ट्राइबल्स किस तरह से धीरे धीरे अब्जॉर्ब होते रहे हैं और किस तरह से ट्राइबल्स की कुछ खूबियाँ आर्यंस ने भी ली हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आर्यंस वाली ट्राइबल्स ने ले ली हैं। तो उन चीज़ों को जो है वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, बेसिकली इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद खाखा और बहुत सारे जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिसके अंदर सिन्हा भी आ जाते हैं, जिसके अंदर आगे चल के जिसके अंदर सिन्हा भी आ जाते हैं, जिसके अंदर बेली भी आ जाते हैं, उन सब लोगों ने जो है वो अल्टरनेटिव व्यूज़ और क्रिटिकल एग्जामिनेशन इस चीज़ का किया है। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्रिटिकली डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इतने सारे हैं हमारे पास, जस्ट उन सेफगार्ड्स को लिख के उसका क्रिटिसिज्म करना है यहाँ पे। देन उसके बाद व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल ट्राइबल पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ऑफर अ वेल इन्फॉर्म्ड क्रिटिक ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, ट्राइबल और द ड्राफ्ट नेशनल ट्राइबल पॉलिसी बेसिकली इट tells us about the policy that the government it is going to adopt in the health sector, in the administrative sector, in the education, etc etc etc। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम्स हैं उनको ये पॉलिसी जो है वो एड्रेस नहीं कर रही है। जैसे एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन में जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी, जो कि उनको मदर टंग के अंदर ट्राइबल्स को उनकी ही भाषा के अंदर पढ़ा सके, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आ रही है, नोमैडिक ट्राइबल्स के अंदर आ रही है, वो जो है वो एड्रेस करने के सक्षम नहीं है वो पॉलिसी। वो तो जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे वो पॉलिसी अच्छी तरीके से चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रही है, वो आपको लिखना है। ठीक है, इसका मैं आपको एक ड्राफ्ट आंसर जो है वो प्रिपेयर करके दे दूंगा। वो बाकी तो सबके ही किए जाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सोशल अनरेस्ट अमंग द सेंट्रल इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़, हाउ द एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज वो जो है वो यूजफुल है इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। ठीक है, अगेन अ वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ अनरेस्ट। अब कॉजेज ऑफ अनरेस्ट आपने रेफरेंस दे के लिखने हैं। एल के मोपात्रा का रेफरेंस आना चाहिए, बोस का रेफरेंस आना चाहिए, ठीक है, सुरिंदर सिंह का रेफरेंस आना चाहिए, सबका रेफरेंस जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने हर किसी ने अलग अलग फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, किसी ने जो है वो पॉलिसीज़ को लिखा है, किसी ने जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लिखा है। तो उन सारी चीज़ों को लिखना है और एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज बेसिकली हमें समझाती है कि कैसे आप ट्राइबल्स के पर्सपेक्टिव को स्टडी कर सकते हैं, ट्राइबल्स का रहन सहन कैसा है, वो उसकी नॉलेज जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को होती है। तो वहाँ पे आवर नॉलेज इट इज़ यूजफुल। ठीक है, एंड यू शुड आंसर इट विद द हेल्प ऑफ द केस स्टडीज़। देन उसके बाद डिस्कस दी सिचुएशन ऑफ दी PVTGs इन इंडिया। ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इट वाज आई थिंक ऑल्सो इन दी UPSC एग्जामिनेशन। ठीक है, और किस तरह से जो है वो स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो रन किए जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। PVTGs की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली यही है दैट एक तो है दैट दे आर आइसोलेटेड, फिर उसके बाद जो है वो उनकी भाषा, उनका
जो रहन सहन है वो बाकी ट्राइबल से नहीं मेल जोल खाता है, तो एक जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच है वो वहाँ पे लागू नहीं हम कर सकते। ठीक है, सो उसी डायरेक्शन में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं इनकी। देन उसके बाद व्हाट आर द स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, जो स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनीमिया की प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम जनरल, फिर उसके बाद फिर उसके बाद टबैको यूज़ की प्रॉब्लम। सो ये सारी जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, ठीक है, और क्या क्या एफर्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद कंपेयर, और बेसिकली आपने प्रोग्राम्स लिखने हैं और उसका क्या क्या जो है वो इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्या क्या उसके टारगेट्स हैं, वो सब कुछ आपको जो है वो इस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिवली लिखना है इसमें। देन उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इन डीलिंग विद द ट्राइबल्स और द इंडिजिनस कम्युनिटीज इन इंडिया एंड कनाडा। बेसिकली इंडिया के अंदर हमारी इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच रही है, कनाडा के अंदर जो है वो ज़्यादातर आइसोलेशनिस्ट अप्रोच रहती है। इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो ये आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड द वेलफेयर मेजर्स ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, अगेन बहुत ही इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच जम्मू कश्मीर के अंदर भी फॉलो की जा रही है, और जो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रोच रही है जम्मू कश्मीर के अंदर वो ये है दैट विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कोटास और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, ट्राइबल्स को जो है वो पढ़ाया जाए और जो मेनलैंड कम्युनिटी है उनके साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, सो इस तरह से आपको इन सवालों का उत्तर पेश करना है। ठीक है, सो अगेन देयर वाज पॉसिटी ऑफ टाइम, और जितना जल्दी जितना मोटे मोटे तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं हमने डिस्कस की। एंड मैं बेसिकली ऐप के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो इसके सोल्यूशंस हैं इन पेपर्स के वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।